नमस्कार। चलिए आज सफर करते हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर का जिसने आने वाली सदियों की नींव रखी। ये वो वक्त था जब सिंधु घाटी की महान सभ्यता इतिहास बन चुकी थी और एक नई संस्कृति, एक नई दुनिया जन्म ले रही थी। तो आइए प्रारंभिक वैदिक काल की इस दुनिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो इस कहानी को सही जगह से शुरू करने के लिए कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। देखिए, करीब 1500 ईसा पूर्व के आसपास महान सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया और ठीक उसी के बाद भारतीय उपमहाद्वीप पर एक नए कल्चरल फेज की शुरुआत हुई, जिसे हम वैदिक काल कहते हैं। अब इससे भी दो हिस्सों में बांटा गया है, प्रारंभिक और उत्तर वैदिक काल। आज हमारा फोकस रहेगा प्रारंभिक वैदिक काल पर। तो सवाल उठता है, ये नया युग शुरू किसने किया? कौन थे इस कहानी के मुख्य किरदार? ये थे इंडो आर्यन, जो अर्धखानाबदोश और पशुपालक थे। और इनके बारे में हमारी ज्यादातर जानकारी का सोर्स है इनका सबसे पवित्र ग्रंथ ऋग्वेद। अच्छा, तो ये इंडो आर्यन थे कौन और आए कहां से थे? माना जाता है कि ये सेमी नोमैडिक कबीले थे जो मध्य एशिया के घास के मैदानों से माइग्रेट करके आए। इन्होंने हिंदू कुश के पहाड़ों को खैबर दर्रे से पार किया और सप्त सिंधु यानी 7 नदियों की भूमि, जो आज का पंजाब और आसपास का इलाका है, वहां आकर बस गए। अब इस पूरे दौर के बारे में हमें जो भी पता है उसका लगभग सारा क्रेडिट जाता है एक किताब को, ऋग्वेद। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि भजनों और प्रार्थनाओं का एक जबरदस्त कलेक्शन है। सोचिए, इसे सदियों तक पीढ़ी दर पीढ़ी बोलकर और सुनकर ही सहेजा गया। इसमें इंद्र और अग्नि जैसे देवताओं की स्तुति में सूक्त लिखे गए हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प, मतलब एक डिटेक्टिव कहानी जैसी बात सामने आती है। जब हम ऋग्वेद की भाषा की तुलना ईरान के पुराने ग्रंथ जिंद अवेस्ता से करते हैं तो हैरान करने वाली समानताएं दिखती हैं। भाषा, देवताओं के नाम, अग्नि पूजा जैसे रिवाज, सब कुछ इतना मिलता जुलता है। ये एक तरह का कल्चरल डीएनए टेस्ट है जो बताता है कि इनकी जड़ें कहीं न कहीं एक ही थीं। ठीक है, तो हमने लोगों के बारे में जान लिया। अब देखते हैं कि उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था। मतलब ये लोग खुद को गवर्न कैसे करते थे, उनके कबीलों का शासन कैसे चलता था। उनकी पूरी पॉलिटिकल और सोशल लाइफ का जो सेंटर पॉइंट था वो था जन। जन का सीधा मतलब था कबीला या जनजाति। यही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी, एक तरह से उनका देश। हर इंसान की पहचान उसके जन से होती थी और हर जन का एक लीडर होता था जिसे कहते थे राजन। अब राजन का काम कोई बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं था, पर बहुत जरूरी था। पहला, अपने कबीले की रक्षा करना। दूसरा, और यह सबसे जरूरी था, अपने मवेशियों मतलब गायों की रक्षा करना। तीसरा, युद्ध में लीडरशिप देना। और चौथा, अपने कबीले के लिए देवताओं से प्रार्थना करना। हाँ, पर इसका यह मतलब नहीं कि राजन अपनी मनमानी कर सकता था। बिल्कुल नहीं। उसकी पावर पर चेक रखने के लिए सभा और समिति जैसी काउंसिल होती थी, जहां कबीले के जरूरी मामलों पर बहस होती थी। और सबसे कमाल की बात यह है कि उस दौर में महिलाएं भी इन सभाओं में एक्टिवली हिस्सा लेती थीं, जो उस समाज के बारे में बहुत कुछ बताता है। ऋग्वेद में एक जबरदस्त लड़ाई का जिक्र है, जिसे दाशराग्य युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध कहते हैं। ये परुष्णी नदी, जिसे आज हम रावी नदी कहते हैं, उसके किनारे लड़ा गया था। इसमें भरत कबीले के राजा सुदास ने अकेले 10 कबीलों के एक मजबूत गठबंधन को हरा दिया था। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसी विजेता भरत जनजाति के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष या भारत पड़ा। सोचिए, हजारों साल पुराना एक कबीला आज भी हमारी पहचान से कितना गहरा जुड़ा है। चलिए अब पॉलिटिक्स से हटकर जरा उनके सोशल स्ट्रक्चर को देखते हैं। उनका समाज, उनका परिवार, रिश्ते नाते, ये सब कैसे बने थे। देखिए, उनका समाज ना एक पिरामिड की तरह था। सबसे नीचे सबसे छोटी यूनिट थी कुल यानी परिवार। कई परिवार मिलकर बनते थे विश यानी एक क्लैन या कुल। और फिर कई विश मिलकर बनाते थे एक जन यानी पूरी जनजाति। सिंपल पर बहुत असरदार सिस्टम था। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल आता है, और वो ये कि क्या उस वक्त आज जैसी कास्ट सिस्टम या जाति व्यवस्था मौजूद थी? इसका जवाब हां या ना में नहीं है। ये थोड़ा न्यूआंस्ड है। देखिए, उस समय वर्ण शब्द का इस्तेमाल होता था जिसका सीधा मतलब था रंग। ये शायद आर्यों और स्थानीय लोगों के बीच एक फर्क दिखाता था। लेकिन ये जन्म पर आधारित कोई कठोर जाति व्यवस्था नहीं थी। किसी का काम उसके जन्म से तय नहीं होता था। समाज में सोशल मोबिलिटी। अब बात करते हैं पैसे की, या कहें कि उनकी इकोनॉमी की। आखिर उनका समाज चलता कैसे था? इसका जवाब ना
एक ही शब्द में है, मवेशी। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। अर्ली वैदिक पीरियड में गायें ही धन थी, गायें ही दौलत थी, गाय ही स्टेटस सिंबल थी। जिसके पास जितनी ज्यादा गायें, वो उतना ही अमीर और पावरफुल माना जाता था। उनकी पूरी जिंदगी गायों के आसपास घूमती थी। और ये बात इससे ज्यादा साफ नहीं हो सकती कि युद्ध के लिए उनका जो शब्द था वो था गविष्ठी। और इसका मतलब क्या है? गायों की खोज। मतलब लड़ाइयां भी गायों के लिए ही होती थी। तो कुल मिलाकर उनकी इकोनॉमी पूरी तरह से पैस्टोरल थी, मतलब पशुओं पर आधारित। पैसों का चलन नहीं था, ज्यादातर बार्टर सिस्टम यानी चीजों की अदला बदली चलती थी। हाँ, निष्क नाम के सोने के सिक्कों का जिक्र मिलता है, लेकिन वो शायद बड़े लेन देन के लिए थे और कोई रेगुलर टैक्स सिस्टम भी नहीं था। लोग अपनी मर्जी से राजा को बलि या तोहफा देते थे। चलिए अब आखिरी और सबसे अहम पहलू पर आते हैं, उनके विश्वास, उनके देवी देवता। आखिर वो पूजा किसकी करते थे और क्यों? ये लोग मूलतः प्रकृति के पूजक थे। उनके लिए बारिश, आग, हवा, आसमान यही सब भगवान थे। और उनकी पूजा का मकसद मोक्ष या स्वर्ग नहीं था, बल्कि बहुत प्रैक्टिकल था। वो यज्ञ करते थे ताकि उन्हें अच्छी फसल मिले, ढेर सारे मवेशी मिले और ताकतवर बेटे पैदा हों। अगर उनके देवताओं की हायरार्की देखें तो टॉप पर थे इंद्र, बारिश और युद्ध के देवता। ऋग्वेद के करीब 250 सूक्त सिर्फ उन्हीं के लिए हैं। दूसरे नंबर पर थे अग्नि, जो आग के देवता थे और एक तरह से भगवान और इंसानों के बीच मैसेंजर का काम करते थे। इनके अलावा वरुण और सोम जैसे और भी महत्वपूर्ण देवता थे। हाँ, ऐसा नहीं है कि देवियां नहीं थीं। अदिति और उषा जैसी देवियों का भी जिक्र है, लेकिन समाज पैट्रियार्कल था, मतलब पुरुष प्रधान। और ये बात उनके देवी देवताओं में भी झलकती है, जहां पुरुष देवताओं का दबदबा साफ दिखाई देता है। तो हमने देखा कि कैसे इन खानाबदोश पशुपालक कबीलों ने एक पूरा समाज बनाया, अपनी राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और अपने विश्वासों के साथ। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कवियों और चरवाहों के इस सरल से समाज ने आखिर उस वैचारिक नींव को कैसे रखा जिस पर आगे चलकर भारत के बड़े बड़े साम्राज्य और गहरे दार्शनिक विचार खड़े हुए।